सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट सेमेस्टर 7 के लिए है, जो कि AKTU में हमारा पेपर आता है। ठीक है। सो इसकी ये बेसिकली हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा जो भी सिविक्स हो गया, ठीक है, सिविक्स हिस्ट्री उससे रिलेटेड है। तो ये इसलिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे टेक्निकल फील्ड्स हैं, लाइक बीटेक एंड आप जानते ही होंगे CSC वगैरह में। इस पे एकदम लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें आप अगर स्कीम भी आप देखेंगे, मतलब अपना टाइम टेबल भी अगर आप देखेंगे, तो उसमें भी कितने दिन का गैप है, सिर्फ एक दिन का गैप है। या तो ये स्टार्टिंग में रख दिया जाता है या तो ये एंड में रख दिया जाता है। मतलब इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, बट इसका बेनिफिट क्या है, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ के पूरे अपने 3 क्रेडिट्स, अगर 3 4 जितने क्रेडिट्स है वो ले सकते हैं। ये नॉन क्रेडिटेड नहीं है, क्रेडिट मिलता है इसका। तो ये अच्छी चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा पढ़ के आप अपना CGPA मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और इसको पढ़ना कैसे है और कितने ईजिली आप इसको समझ जाओगे, आपको इस PDF में पता चल जाएगा कैसे। ये 1 से लेके 11 आपका यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, पूरा एक हमारा PDF है। 1 से लेके 11 पेजेस है इसमें, ठीक है। इसमें आप पूरे 1 से लेके 5 मिनट्स टोटल आपको कवर हो रहे होंगे। और इसको शॉर्ट में मैंने कैसे इसको क्रिस्प फॉर्म में रखा है और आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए, देखते हैं, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट जैसे टर्म से पता चल रहा है, रूरल और डेवलपमेंट। रूरल मतलब हमारा गांव, और डेवलपमेंट मतलब उसका जो भी हम उसमें प्रगति करते हैं, ठीक है। जो भी हम रूरल में, जो भी गांव में हम काम करते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए उसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। बेसिक में मीनिंग है इसका, लिटरल मीनिंग है, ठीक है। नाउ स्कोप, इम्पोर्टेंस, नीड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये मैंने स्लैश क्यों लगाया है यहाँ पे, अगर स्कोप पूछा जाए, इम्पोर्टेंस पूछा जाए, नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और इसमें आपको लिख के आना है। कैसे, स्कोप क्या हो गया या इम्पोर्टेंस क्या हो गया, बूस्ट एग्रीकल्चर, मतलब कि रूरल में एग्रीकल्चर जो होता है उसको बूस्ट करना है। इसका मतलब जो भी हमारे लैंड्स होते हैं उसमें हम क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे हम ज़्यादा क्रॉप उसमें हो, कैसे उसमें हम ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ, ये सब किसमें हम लिखेंगे, बूस्ट एग्रीकल्चर में। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फील्ड्स हम अच्छे कर रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको अच्छे घर प्रोवाइड करें, जैसे कि बारिश, ठंडी, गर्मी, वो सारे चीज़ें लोग सह पाएँ और आराम से रह के अपना फील्ड जो है अच्छे से मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स की कनेक्टिविटी चाहिए जो हम मार्केट में जाके सेल कर पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई हम घर 20 किलोमीटर जाके सेल करना है और रोड्स बहुत ही ऊबड़-खाबड़ है, और कोई हम ऐसा फील्ड में हमने मान लो यहाँ पे मैंगोज़ लगाए हैं, ठीक है, आम लगाए हैं, और अगर हमने ऊबड़-खाबड़ रास्ते से ले गए तो क्या होगा, वो दब जाएँगे और उसमें मार्केट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर वही एक स्मूथ रोड है, हाईवे है, उसमें हम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फास्टली 20 किलोमीटर का रास्ता मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स में कवर कर लेंगे, और 30 या 20 मिनट्स में। और उसका हम क्रॉप का जो रहेगा क्वालिटी वो भी अच्छा रहेगा और प्राइस उसकी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटर लिविंग का मतलब हर चीज़ उनको प्रोवाइड हो, लाइक जो भी बेसिक नीड्स हैं, फूड, वाटर, ठीक है, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड हो। एम्पावर यूथ का मतलब उनको अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। यूथ यहाँ पे क्या हो गया, लाइक जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अ, जाते नहीं है कॉलेज या स्कूल, ठीक है, वो सिर्फ फील्ड्स में लगे रहते हैं और अपना डेली बेसिस पे अर्न। बट उनको क्या करना है, एम्पावर करना है, टेक्निकली भी एम्पावर करना है और फंडामेंटली भी। उनको अगर हम एम्पावर करेंगे, यूथ को एम्पावर करेंगे, तो वो ना कि सिर्फ यहाँ पे अपना अच्छा फील्ड का क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट ऑल्सो उसमें क्या करेंगे, वो अपना कुछ टेक्निकल इन्हेंसमेंट उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि क्रॉप का फील्ड जो है अच्छा हो। मान लो कोई यहाँ पे यूथ को अगर हमने एम्पावर किया, उसने अच्छा कोई ऐप बना दिया जो डायरेक्टली यहाँ पे उसको फार्मर को जाना भी नहीं पड़ रहा मार्केट प्लेस पे, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा बन भी चुका है। बट अगर फॉर एग्जांपल उसमें कुछ और इन्हांसमेंट लाता है, लाइक यहाँ पे कोई मीडियोकर एक ऐप बना देता है, ठीक, जो यहाँ पे एक मीडिएटर का काम करेगा फील्ड में और एक हमारा मार्केट प्लेस में। तो यहाँ पे इसने क्रॉप के फोटोज वीडियोस डाले और मार्केट प्लेस से एक सेलर आया, उसने डायरेक्टली फील्ड से जाके खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर को फायदा हो गया, बिकॉज बीच के जो भी यहाँ पे मीडिएटर थे वो खत्म हो गए और उसको डायरेक्टली यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड प्रोग्रेस, ठीक है। बैलेंस्ड प्रोग्रेस होना चाहिए, इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने हाइप में ले जाके खत्म कर दिया और उसके बाद सीधे उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और फिर से वापस आ गया। बैलेंस का मतलब सबको हमको एक साथ लेके चलना है और एक बैलेंस से हमें प्रोग्रेस करना है, लाइक कि हमें सस्टेन करना है, ठीक है, उस प्रोग्रेस को हमें सस्टेन बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है।
ब्रिज यूनियन एंड रूरल गैप। अब इसका क्या मतलब है? ब्रिज यूनियन एंड रूरल गैप। तो रूरल का मतलब आपको पता ही है, गांव, और अर्बन मतलब शहर। तो जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रूरल और अर्बन, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम ब्रिज करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, यहाँ से हम ऑर्गेनिक चीजें लाके इनको देंगे। ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे जहाँ से इनमें कनेक्शन बन पाए, मतलब शहर के लोग भी गाँव जाए, गाँव के लोग भी शहर जाए, और उनके सिमिलैरिटी की इमोशंस हो, लाइक उनमें इक्वालिटी हो। यहाँ वो सब चीजें यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं आपस में मिलजुल कर, ठीक है। कोई अगर किसी को ऑर्गेनिक खाने की ज़रूरत है, जिसको केमिकल वाले फूड अच्छे नहीं लगते, या केमिकल वाले फूड उनको सूट नहीं करते, तो वहाँ पे रूरल एरिया से जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जो अर्बन एरिया में जो जाके पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, एक्सपोजर चाहिए उसको, वो रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक ब्रिज बनाना है, किसमें, रूरल और अर्बन में। नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है, लाइक आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि बहुत सारा अ, हर जगह पे, हर 20 मीटर पे या 100 मीटर पे आपको क्या मिलेगा, एक हैंडपम्प मिल जाएगा जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक वाटर पंप मिल जाएगा जिसमें 24 घंटा 365 डेज पानी आता रहता है, ठीक है। जितना आप इसको पंप करोगे उतना ज़्यादा पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये शहर में क्या होता है, एक फिक्स टाइम पे पानी आता है, लाइक 5 to 7 सुबह आ गया, शाम में क्या हो गया, 6 to 8 पानी आ गया, उसके बाद नहीं आता। अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो आपका दिन का काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे बैलेंस प्रोग्रेस हो गया, और रिसोर्स मैनेजमेंट भी चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे रिसोर्स है, कैसे हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस जगह पे। लाइक अगर हमने अर्बनाइजेशन कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने गांव का अर्बनाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब वहाँ भी पानी क्या हो गया, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ पे भी अगर हमने सेम फिनोमेना से अगर पानी दिया, तो क्या करेंगे, मिसयूज कर सकते हैं। तो उसको हमें रिसोर्स को मैनेज भी करना है, ठीक है। नाउ इनकम वेलबींग। इनकम वेलबींग का मतलब कि सबको एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड हो और लाइवलीहुड उनका अच्छा हो, ऐसा हमें इनको इनकम देना है। और टैकल चैलेंजेस, ठीक, चैलेंजेस को टैकल करना है। तो ये हो गया हमारा। अगर हमारा आता है स्कोप, इंपॉर्टेंस, नीड, ऑब्जेक्टिव्स और रूरल डेवलपमेंट में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी, होपफुली आपको यहाँ पे इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ और कंपोनेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो मीटिंग बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स उनकी पूरी होनी चाहिए। ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। के बाद आप इसको एलिब्रेट करके खुद के पॉइंट्स में लिख सकते हो, बट हेडिंग क्या लिखोगे आप, मीटिंग बेसिक नीड्स, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को रिस्पेक्ट मिले एंड अपॉर्चुनिटी मिले। थर्ड इज फ्रीडम टू चूज, यानी कि वो फ्रीडम हो उनको कोई भी काम करने का, कोई भी ऐसा लीगल हो, बट कोई भी वो काम कर सकते हैं, उनको जो करना है वो करें, बट इट शुड बी अ लीगल थिंग। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस और रीजन ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सब्सटैंशियल लाइवलीहुड। और इसमें क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट का, और रीजन क्या, क्यों हम रूरल डेवलपमेंट को ला रहे हैं, टू फाइट पॉवर्टी, गरीबी को हटाना चाहते हैं। फेयरनेस फॉर ऑल, ऐसा नहीं हो कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है जो बहुत ही अपर साइड है, वो खुद को मानता है, और जो और कास्ट के लोग हैं उनको डाउनग्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। फेयरनेस हो, अगर एक अपॉर्चुनिटी कोई इनको मिल रहा है, तो सेम अपॉर्चुनिटी इनको मिले, इनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इनको भी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी शुड बी मेंटेन। तो यहाँ पे फेयरनेस फॉर ऑल होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को फूड नहीं मिल रहा, सबको फूड भी मिलना चाहिए। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, और ऐसा नहीं है कि हमने अर्बनाइजेशन कर दिया तो हमने पेड़ काट के अर्बनाइजेशन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम रूरल एरिया को सेव करते हुए अर्बनाइजेशन करें, ठीक है। लाइक हमने अगर यहाँ पे 200 एकड़ का कोई खेत है, तो हमने यहाँ पे 50 एकड़ में एक घर बना दिया, बाकी के हमने यहाँ पे फील्ड लगा दिए, किसके लिए, हमने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ऐसा अर्बनाइजेशन होना चाहिए जो दोनों को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने। और एग्रीकल्चरल सेक्टर, यहाँ पे क्या आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या है, जैसे कि आपको पता है, बीमा मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस। फसल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप, ठीक है। यानी कि क्रॉप का एक इंश्योरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई किसान है, ठीक है, उसने क्या किया, उसको लगाना है कोई ऐसा क्रॉप जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, बट वहाँ पे उस टाइम बारिश नहीं आई, और क्रॉप क्या हो गया, उसका खराब हो गया। बट अगर उसने ये फसल बीमा योजना लिया होगा, तो उसका मिनिमम जो होगा, एटलीस्ट मान लो उसने 2 लाख रुपए लगाए यहाँ पे, तो उसको कम से कम 1.5 से 2 लाख वापस मिल जाएंगे, अगर उसका क्रॉप क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएगी। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसमें क्या है, मान लो यहाँ पे ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे,
सिंचाई योजना को वहाँ पे लागू करेंगे और वहाँ पे कृषि सिंचाई योजना का वहाँ पे हम सबको क्या बताएंगे कि इसको आप लीजिए। ऐसे आपका क्या होगा, क्रॉप का इरिगेशन का जो होगा दिक्कत यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज कृषि विकास योजना। ठीक है, तो कृषि विकास योजना इसका क्या है कि जो भी हम कृषि है उसका हम कैसे विकास कर सकते हैं इसके बारे में योजना है। इसमें हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, RADP इसको बोलते हैं। जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है वहाँ पे हम इसको लागू करते हैं। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रेनफेड एरियाज, ठीक है, इसको बोलते हैं NWRDPRA। यहाँ पे देखो क्या है, RADP इसी का एलिब्रेटेड फॉर्म है NWDPRA। ये क्या होता है, नेशनल वॉइस, मतलब नेशनल वर्ल्ड वाइड इसको हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेशनल मिशन फॉर सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर, इसको बोलते हैं NMSA, नेशनल मिशन फॉर सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर। ठीक, ये सारे हो गए जो हमने वहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी होना चाहिए। सोशल का मतलब क्या होता है, उनको पैसे भी मिलने चाहिए, यानी कि उनका पैसा भी सिक्योर होना चाहिए। तो यहाँ पे आता है अटल पेंशन योजना। इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर एज लाइक 18 टू आई गेस 40 to 45 और आई गेस 50, इस बीच के रेंज में आपको क्या देना होता है पर मंथ। आपको लाइक 500 to 600 ऐसा कुछ पे करना होता है। और आफ्टर पर्टिकुलर एज, लाइक अगर आप 45 मान लें, तो यहाँ से आप टिल जब तक आप जीवित हैं तब तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम 2000 to 5000 आप विड्रॉ कर सकते हैं। जब तक आप आपकी लाइफ है, एक्सपेंडिचरी है, तब तक आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अटल पेंशन योजना से। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। में आपको क्या मिल जाता है, सुरक्षा बीमा योजना मिल जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या होता है, आपका 12 रुपये और 303 रुपये पर ईयर के हिसाब से कटता है बैंक से। और आप पर्टिकुलर एज लाइक 60 और अगर आप 50 प्लस है या उसके बाद नहीं कटता है, बट अगर आप इसको ओपन करते हैं और प्रीमियम देते हैं टिल 50 और 55, उसके बाद आपका ये बीमा नहीं कटता है, मतलब ये बीमा योजना आपका पैसा नहीं काटेगा। और अगर आपका बाई चांस अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को वो बीमा मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको हाफ अमाउंट, लाइक अगर 2 लाख है तो 1 लाख 50,000 आपको रिम्बर्स हो जाता है आपके हेल्थ के लिए। नेक्स्ट इज सोशल सेक्टर। अब सोशल सेक्टर क्या हो गया, मनरेगा। यहाँ पे जी साइलेंट है, यहाँ पे क्या है इसका फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, इसमें क्या होता है, 100 डेज वर्क गारंटी मिलती है। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें आपको क्या होता है, लाइवलीहुड बेसिक लाइवलीहुड को इसमें प्रोवाइड किया जाता है। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम TPP, ठीक है, लॉन्च कब हुआ है, 1975 में, 1982 में, 1986 में, और फाइनल कब हुआ, 2006 में। तो इसको आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक इसको चीज यहाँ पे रखो, लाइक अगर लिखने को आता है सोशल सिक्योरिटी सोशल सेक्टर में, तो आप मनरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और 20 पॉइंट्स, इसमें 20 पॉइंट्स होते हैं, बट ये इसको फाइनलाइज कब किया गया ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो लॉन्च कब हुआ, 1975 में, और 1982 में, फिर 1986 में इसमें वो आया, अमेंडमेंट आया, फिर 2006 में ये फाइनल हुआ। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है, लाइक 1975 इसको एक फाइनल आप इनिशियल वाला याद कर लो। ठीक, 5 साल बाद 1980, ठीक है, उसमें 2 साल और ऐड करना। ऐसे में मतलब माइंड मैप में बता रहा हूँ कैसे याद करना होता है। तो 1975 हुआ, उसके बाद 1980, 5 साल का गैप, फिर दो और ऐड कर दो 1982 में, 4 साल और ऐड करो 1986 में, फिर फाइनल सिक्स सिक्स, यानी कि नेक्स्ट हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 20 साल बाद, यानी कि 2006 में हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइक यहाँ पे आप ट्रिक याद कर सकते हो, लाइक यहाँ पे 6 है, लास्ट में 6, 2006 फाइनल, ठीक है, ये रिसेंट का है। तो आप इसको याद कर सकते हो, रिसेंट इन द सेंस बहुत ज़्यादा रिसेंट नहीं है, बट हाँ ये है कि 20s की बात होगी। तो इट्स मैनेज। नेक्स्ट इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसमें आपकी मिनिमम नीड्स पूरी की जाती है, जो भी बेसिक लाइवलीहुड है, फूड, वाटर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो रूरल के एरियाज के लोग होते हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर 200 लोग हैं
तो यहाँ पे अगर मान लो हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और कोई सड़क बना रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हीं 200 लोग में से जो जो काम करना चाहते हैं वो काम पे लगाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको फूड देते हैं फॉर वर्क। यानी कि जैसे यहाँ पे पेजेस मिलते हैं लाइक 200 to 300, ये इसकी जगह ये पैसे ना देके इनको क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं FFW, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसमें आपको पैसे मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज RLGP। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, लैंडलेस रूरल, ठीक है, लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। लैंडलेस का मतलब जिसके पास लैंड नहीं है उसके लिए प्रोग्राम क्या होगा, वो क्या करेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम उसको लाया गया। ठीक, नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना, JRY। ठीक, इसमें 30% रिजर्व है फॉर वुमेन, ये की पॉइंट है, इसको आप याद रख लेना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक, नाउ हमारी यूनिट 1 खत्म हो गई। देखा आपने कितनी जल्दी यहाँ पे हमने अपना यूनिट 1 कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द यूनिट 2 पार्ट। तो अगर यूनिट 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमने अभी हमारे 2 पेजेस में हमारा यूनिट 1 खत्म। इसको आप क्विक रिविजन अगर करना हो तो इसका मैं PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ले लेना। नेक्स्ट इज श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे यूनिट 2 आ गया। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ हमारे क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इसको इसलिए बोला गया बिकॉज ये फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं, कुछ 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 वर्क किए, कुछ नहीं वर्क किए, तो इसको एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। एक आप इसको याद कर लो फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा, आप देख लोगे, स्टार्टेड ईयर प्ले, इसमें आप ये याद कर लेना कैसे इसका फॉर्मेट है, और श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, ऐसे जो बाकी एक्सपेरिमेंट है उसको आप याद कर लेना। ठीक, बाकी क्या देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको सब में याद करना है, बाकी सब सेम चीजें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टेड किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विद द हेल्प ऑफ लेonard। ये एक हमारे कोई इंग्लिश मैन थे, उन्होंने उनकी हेल्प से इन्होंने श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट को लाया। ईयर क्या है यहाँ पे, 1922। रविन्द्रनाथ टैगोर नाम से पता चल रहा है बंगाली है, तो एक पे स्टार्ट हुआ है ईस्ट बंगाल में। वाई फील्ड, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, लैक ऑफ रिसर्च। ये बहुत रिपीटेटिव है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट, इंट्रोड्यूस्ड न्यू फार्मिंग टेक्निक, प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस, empowered वुमेन। ये की पॉइंट्स आप हर एक चीज में लिख सकते हो, लाइक अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट आ गया, आप ये की पॉइंट उसमें लिख दोगे, ये हर जगह एडजस्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, बट किसी किसी में अगर आपको और जानना है डीप में, तो आप उसके थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो, उसका मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। नेक्स्ट इज गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। अब गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है तो कहाँ पे ये हुआ होगा, ऑब्वियसली गुड़गांव में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, श्री निकेतन। जो ये पढ़ के नहीं जाएगा उसको लगेगा श्री निकेतन कोई साइंटिस्ट है, उनका कोई एक्सपेरिमेंट है, बट ऐसा नहीं है। श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईस्ट बंगाल में एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके लिए, इंट्रोड्यूस न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी, प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट। इसको किसने स्टार्ट किया, FL ब्रांड ने, ये याद कर लेना। सेम ईयर 1920 ये भी स्टार्ट हुआ, ये गुड़गांव में स्टार्ट हुआ। लिमिटेड एक्सपर्टीज, लैक ऑफ ओनरशिप, पोस्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ, लोगों को लगा कि ये इन पे जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, ये लोगों पे थोपा जा रहा है, अब जबरदस्ती कराया जा रहा है गुड़गांव में, इसलिए ये फेल हो गया। ठीक, सेम एज अबव, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इसलिए हुआ था, इंट्रोड्यूस न्यू फार्मिंग, प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस, एम्पावर्ड। ठीक, नेक्स्ट इज द मर्थेंडन एक्सपेरिमेंट। इसको किसने स्टार्ट किया, डॉक्टर स्पेंसर हैथ। ये कब स्टार्ट हुआ, 1920 के एक साल बाद 1921 में। टू इम्प्रूव विलेज लाइफ, स्पिरिचुअल माइंड एंड हेल्थ एंड इकोनॉमी, इसके लिए इन्होंने ये लाया। लिमिटेड मनी था इनके लिए, फेल क्यों हुआ, लिमिटेड मनी था, नो गवर्नमेंट सपोर्ट, वॉलंटियर इशू। यहाँ पे कोई खुद से नहीं आया कि मैं यहाँ पे आके इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होना चाहता हूँ, तो इसलिए ये फेल हुआ। ठीक, सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन मॉडल सेंटर, ये सारे इनके क्या थे, की पॉइंट्स थे, ये क्या क्या करना चाहते थे। ठीक है, सेल्फ हेल्प के लिए और कोऑपरेशन के लिए ये इस एक्सपेरिमेंट को लाया, लेकिन ये फेल हो गया। बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। तो बड़ौदा कहाँ पे है हमारा, गुजरात में, इसको हम बड़ोदरा भी बोल सकते हैं। PT कृष्णचारी
एंड देवान ऑफ बड़ौदा, इन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया 1932 में। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे देखो कुछ अलग आया तो ये यहाँ से अब ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री, रिवाइटलाइजिंग पंचायत, माने कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो पंचायत सिस्टम था वो खत्म हो गया था, बट यहाँ पे पंचायत सिस्टम को रिवाइव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को लाया गया। और एडल्ट एजुकेशन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एजुकेशन जो हो वो सभी को मिले, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद खत्म हो जाए। नाउ फिका फिक्रा देव स्कीम, इसमें क्या है, फिक्रा डेवलपमेंट स्कीम इसको बोलेंगे। टी प्रकाशन, इन्होंने लाया था 1946 में, यानी देश आजाद से एक साल पहले। मद्रास, इसको लाया गया। फोकस क्या था, फिक्रा यानी कि सेक्शन ऑफ विलेज, का मतलब क्या है, सेक्शन ऑफ विलेज। सेक्शन ऑफ विलेज का मतलब ये है कि ये क्या करते थे, लाइक यहाँ पे एक बड़ा सा गांव है, ठीक। अब यहाँ पे ये सेक्शंस में डिवाइड कर देते थे पर्टिकुलर गांव। तो अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ओवरऑल, बट अगर इसको हम सेक्शंस में डिवाइड कर दें, लाइक अगर 200 स्क्वायर मीटर का एरिया है, ठीक, तो इसको आप बोलेंगे कि तुम डेवलप करो इसको, जब ये डेवलप हो जाए उसका नेक्स्ट फेज में जाओ, जब ये डेवलप हो जाए उसके बाद नेक्स्ट फेज, जब ये डेवलप हो जाए उसके बाद नेक्स्ट फेज में आओ। इससे क्या होगा, पहला डेवलपमेंट होगा, इसमें कुछ कमियां होंगी कुछ खामियां होंगी, वो नेक्स्ट में नहीं होगी, फिर उससे बेहतर नेक्स्ट होगा, उससे बेहतर नेक्स्ट होगा, ये आप बेनिफिट में ले सकते हो। दूसरा क्या है, फुल्ली फोकस्ड रहेगा वर्क एक पर्टिकुलर एरिया में। ज़्यादा एरिया होने से फोकस्ड वो क्या क्या करेगा, इधर उधर चला जाएगा, बट फुल्ली फोकस्ड रहेगा एक छोटे से एरिया में, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए इसको लाया गया। नेक्स्ट इज इटावा पायलट प्रोजेक्ट, एल्बर्ट मेयर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट मेयर एक अमेरिका के इंजीनियर थे, उन्होंने यहाँ पे किया है और इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1948, ये आज़ादी के एक साल बाद। यहाँ पे देखो 1946 ऐसे आप इसको कनेक्शन बना के याद कर सकते हो, बिकॉज ईयर्स याद नहीं होते, आई नो। यहाँ पे आप क्या करो, कनेक्शन बनाओ 90, यानी कि आज़ादी से एक साल पहले मद्रास में, आज़ादी के एक साल बाद इटावा में, सिंपल, याद हो गया, ठीक। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पस विलेज वर्कर, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मल्टीपर्पस विलेज वर्कर्स, यानी कि जो विलेज के वर्कर हो वो एक ही चीज़ ना करते रहें, लाइक वो खेती कर रहे हैं, फील्ड पे वर्क करें, ऐसा नहीं वो सब क्रॉप ही अपना ग्रो करते रहें, वो कुछ और भी करें, लाइक कॉटन ग्रो करें, बीस का फार्मिंग करें, ऐसा कुछ कुछ करें, तो इसलिए यहाँ पे उनको प्रमोट करना था। नेक्स्ट इज इकोलारी एक्सपेरिमेंट, एस के देव फॉर वेस्ट पाकिस्तान, ठीक, इन्होंने लाया 1948 में न्यू होम्स। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लिए था, इसका मतलब क्या है, निकोरी एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब क्या है, लाइक देखो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दो सेक्शन में डिवाइड हो गए थे, दो नेशन में, ठीक है, यहाँ पे मान लो इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान, तो यहाँ पे नो मैंस लैंड। अब ऐसा हुआ, डिवाइड हुआ तो कुछ लोग यहाँ के यहाँ चले गए और कुछ लोग यहाँ के यहाँ चले गए, बट ड्यू टू माइनॉरिटी, यहाँ पे क्या था कि ये ऐसा था कि सिर्फ हिंदूज के लिए, बट ये यहाँ पे क्या है, सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, ऐसा इनका मानना था। बट ऐसा ट्रीट हुआ कि यहाँ पे जो इंडियंस हिंदूज थे उनको क्या हुआ, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इनको वापस भेजा गया, और ये खुद से भी वॉलेंटियर करके खुद आ गए इंडिया में। तो अब इनको ऐसा तो था नहीं कि इंडियन सिटीजन तुरंत ही इनको मान लिया जाएगा। इंडिया क्या था, इन्होंने इनको जो यहाँ पे आए, जो लोग माइग्रेट करके, इनको क्या दिया गया, शेल्टर दिया गया, इसलिए यहाँ पे इनको बोला गया कि ये वेस्ट पाकिस्तान, तो ये किसके लिए था, वेस्ट पाकिस्तान के लिए, इसका मतलब ये पाकिस्तान के लिए नहीं था, पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनके लिए था। तो यहाँ पे आप इसको नोट करके रखना, ये कब हुआ था, 1948 में। इसको बोला गया न्यू होम्स, और न्यू होम्स इसलिए कि यहाँ पे जो लोग आएंगे इनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे ये लोग रहते थे, और इनको ट्रेन किया गया काम करने के लिए, जो कि क्या करते थे, सेल्फ रिलायंस ये बन पाए और लोगों की हेल्प भी करें और खुद भी अपना अर्निंग कर पाए। स्पेशल फीचर यहाँ पे क्या था, इसको क्या बोला गया, मजदूर मंजिल बोला गया, ठीक है, इसको याद रखना, ये कीवर्ड है, मजदूर मंजिल। नेक्स्ट इज अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी, आई गेस कम्युनिटी होगा, हाँ रूरल। तो यहाँ पे गांधी जी का पर्सपेक्टिव क्या था रूरल कम्युनिटी के लिए, तो यहाँ पे क्या था, मोरल वैल्यूज होना चाहिए, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। गांधी जी को आप याद करो, ठीक है, उनका आइडियोलॉजी याद करो और उसको सब कुछ यहाँ पे लिख के चले आओ, सिंपल।
अप्रोच क्या है यहाँ पे, अब इतना भी नहीं आता तो उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, जैसे लाइक मोरल वैल्यूज उनकी थी, ठीक, अहिंसा नहीं करना है, अगर अहिंसा नहीं करना है तो ऑब्वियस सी बात है रिलीजियस है वो, ठीक, स्पिरिचुअल की तरफ है। आइडियल विलेज होना चाहिए, अगर इतनी सारी चीजें तो विलेज कैसा होगा, शांतिपूर्वक रहेगा विलेज, ठीक, तो इसलिए वो क्या हो गया, आइडियल विलेज हो गया। इतनी सारी चीजें आप कनेक्शन बना के कर सकते हो। नेक्स्ट इज की फीचर्स, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलना चाहिए, ट्रस्टशिप होनी चाहिए, ठीक, ये सारे थे की फीचर्स। अब यहाँ पे आता है टैगोर का अप्रोच। दो अप्रोच है यहाँ पे, एक महात्मा गांधी का, एक टैगोर का। तो देखो, विलेज वर्किंग टुगेदर, विलेजेस को क्या होना चाहिए, टुगेदर काम करना, साथ में काम करना चाहिए। हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, फाइटिंग एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इन्हीं का जो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट था, सेम चीज़ें पे लागू कर दिया। रूरल रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लाइक यहाँ पे रूरल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब नई मशीनरी आनी चाहिए और नई चीज़ें आनी चाहिए। लाइक अगर कोई काम है जो रूरल एरिया में एक ह्यूमन की वजह से ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको हम मशीन में अगर कन्वर्ट कर दें या उसको मशीन दे दें तो वही काम वो स्पीडली कर देगा और कम टाइम में कर देगा, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और इसलिए यहाँ पे रूरल रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिया गया। लाइब्रेरीज होनी चाहिए पढ़ने के लिए, मोबाइल लाइब्रेरी 1925, अब देखो इतना एडवांस हो चुका था, 1925 में मोबाइल लाइब्रेरी आ गया। इसका मतलब क्या है, मोबाइल मोबाइल नहीं आ गया, इसका मतलब क्या है, मोबाइल लाइब्रेरी। लाइक घर आप यहाँ पे जाओ, एक लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पे अपना एड्रेस लिखा दो, उसके बाद आप घर बैठे क्या कर सकते थे, बुक्स मंगा के पढ़ सकते थे, तो बोला गया मोबाइल लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज यूनिट 3 हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक, बहुत ही फास्टली वी आर मूविंग और सब कुछ आएगा, समझ भी आ रहा होगा आपको लिखना कैसे है। सो ब्यूरोक्रेसी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अ सिस्टम विथ मैनी लेवल्स एंड क्लियर रूल अबाउट व्हाट डज व्हाट एंड हाउ। इसका मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी से आप क्या समझते होगे, आईएएस आईपीएस, ठीक, तो इसमें हमने क्या बोला है कि यहाँ पे क्या होगा, लेवल्स पे डिवाइड कर देंगे, लाइक एक मिनिस्टर होगा, ठीक, उसके नीचे आईएएस पीसीएस होंगे, ठीक, उसके नीचे आईपीएस होंगे, और ऐसे ये पूरा हमारा डिवाइड होता चला जाएगा और इनका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, ठीक, उस टास्क पे इन्होंने इन्होंने क्या करना है, वर्क करना है और अपना बेस्ट देना है ताकि हम एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द वे ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट। का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि जैसे वो अरेंज होते हैं, लाइक मैंने ये अरेंजमेंट बताई आपको, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज पीआरआई, पंचायती राज, आई गेस ये इंस्टीट्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो, अ, इसको जस्ट रिमूव दैट। यहाँ पे देखो पंचायती राज आई का, यू कैन कंफर्म इट, बट पंचायती राज का यहाँ पे जो डिवीजन है वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक, तो इसको आप डिवीजन एज अ पढ़ना। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या होता है, विलेज लेवल पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा और इसको आप लिख के भी आना। पंचायती राज ये आएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होगा, आई एम नॉट श्योर बट यहाँ पे आप इसको देख लेना। और नेक्स्ट इज पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे होता है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और इसमें आईएएस और सीईओस जो होते हैं ये इसके मेंबर्स होते हैं। तो इसको देखो कैसे समझना है। फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत, ये हो गया विलेज लेवल पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं, उसमें एक एक पंचायत हो गए, पंचायत सिस्टम, ठीक। अब पंचायत समिति क्या हो गई, पंचायत समिति क्या हो गया, इन सब का एक ग्रुप हो गया, ठीक। इन पंचायत समिति को हमने, मतलब इन सभी का हमने एक मीटिंग कराया और इससे पंचायत समिति। अब पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा समिति होंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा समितिज होंगी, ठीक, पंचायत समिति। तो सबको अगर हम बहुत सारे पंचायत समितिज को साथ में लाएं और उसको अगर हम एक कंबाइन करें तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, जिला परिषद, ठीक, और इसको इसको बोल देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक। तो इसकी हायरार्की आप समझ गए। तो विलेज लेवल सबसे छोटा आप मान सकते हो, ब्लॉक लेवल विलेजेस का कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक का कॉम्बिनेशन, और इसमें क्या होता है हमारा, सीईओस और आईएएस क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं।
नाउ ग्राम सभा, विलेज मीटिंग, ये आप याद रखना, ग्राम सभा किसको बोलते हैं, विलेज मीटिंग को बोलते हैं ग्राम सभा। नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हाँ, यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन आप अपना यहाँ पे कर लेना। इरेज। सो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन लेके चलेंगे। नाउ इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे बलवंत राय मेहता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ पंचायत, इसको भी याद करने का तरीका क्या है, देखो बलवंत राय मेहता है, उन्होंने 1957 में इसको लाया, ठीक है। लेवल्स पे डिवाइड किया इसको, सिर्फ किस पे, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पे, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। राजस्थान में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ 1959 में, आर्टिकल 40 के अंदर ये आता है। अशोक मेहता है उसके बाद, 1977 में इन्होंने अमेंडमेंट किया। इन्होंने कहा सिर्फ विलेज पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए और ब्लॉक लेवल को रिमूव कर देना चाहिए, और स्पेशल रिजर्वेशन होना चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक। उसके बाद आए हमारे एल एम सिंघवी, 1992 इन्होंने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया, पास किया, ठीक है। उसमें हम इन्होंने क्या किया, ग्राम सभा 3 टीयर्स होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, इसमें शामिल होने के लिए रिजर्वेशन एससी एसटी और वुमेन को मिलना चाहिए, इलेक्शन हर 5 साल के बाद होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो ये सारे हो गए इनके की पॉइंट्स। और 3 टीयर्स का मतलब क्या है, जो आज पिछले टर्म में यानी कि 1959 में जो बलवंत राय मेहता ने ब्लॉक सॉरी जो यहाँ पे अशोक मेहता ने ब्लॉक को रिमूव कर दिया था, उन्होंने वापस इम्प्लीमेंट कर दिया एल एम सिंघवी ने, और यही हमारा फाइनल भी था, ठीक। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मोस्टली फ्रॉम गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है गाँव को, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से आता है। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स खुले होते हैं बहुत सारे, ठीक। वो सिर्फ स्कूल्स नहीं होते हैं, उसमें जो टीचर्स होते हैं वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं, पैसे भी देते हैं बच्चों को, स्कॉलरशिप को बोलते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट इज उनको ड्रेसेस भी प्रोवाइड होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम भी प्रोवाइड होते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम सभी को प्रोवाइड होता है। आपने देखा होगा सीएचसी सेंटर्स करके होता है, ठीक, यानी कि बेसिक प्राथमिक चिकित्सा, ठीक, वो सारी चीज़ें खुली होती हैं। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपना दवा ले सकते हो, ट्रीटमेंट करा सकते हो, चेकअप करा सकते हो। तो वो फंड कहाँ से आते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। सेंट्रल ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सेंटर की तरफ से आता है। ये तो हो गया गवर्नमेंट, यानी कि मान लो कोई यूपी, मान लो सीएम योगी है हमारे, उन्होंने क्या किया, यूपी के गांव को फंड करा दिया। बट अगर सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए तो सेंटर भी प्रोवाइड करता है, लाइक अगर दिल्ली के मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रोवाइड कराना चाहें तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट गाँव को प्रोवाइड करा सकता है। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हमारे जो, जैसे अभी मैंने बताया, यूपी के सीएम, ठीक। नेक्स्ट इज तमिलनाडु के सीएम हो सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। टैक्स शेयरिंग, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है गांव के लोगों से, उससे भी फंड को मैनेज किया जाता है। और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पंचायती इंस्टीट्यूशन। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस। तो यहाँ पे फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड। और इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया, मनी, लैंडलॉर्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी जिसको बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब इनफॉर्मल का मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब क्या है वो समझो आप। मान लो आप एक गाँव में रहते हो, ठीक है, आपको चाहिए पैसे, आपको चाहिए 50,000 रुपये चाहिए, कुछ काम करना है। तो आप मनी लेने जाओगे अगर लैंडलॉर्ड के पास, तो ये क्या करेगा, हैवी टैक्स आप पे, कि आप मुझे महीने का 2,000 रुपये टैक्स दोगे, यानी कि ब्याज दोगे, तो मैं आपको 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ। लैंडलॉर्ड्स क्या हो गए, ये क्या करते हैं, ये भी सेम अपना पैसे कमाने के लिए अपना बोलते हैं कि या तो अपने ज़मीन गिरवी रख दो, या तो पैसे ले लो, या फिर आप टैक्स दो अच्छा का। तो लोग क्या करते थे, इनमें फंस जाते थे और अपना पैसा भी नहीं दे पाते थे, और अपना क्या करते थे, यहाँ पे वो भी कर देते थे, जो बोलते हैं क्या कि पैसे ना देने के कारण उनका एक तो क्या होता था, ज़मीन भी चली गई और उनका हेल्प भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बहुत ही मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप नाम से समझ सकते हो, बहुत ही छोटा ग्रुप होगा, तो अचानक से अगर 2-3 लोग को डिमांड आ गई तो ये हेल्प भी नहीं कर पाते। बट ये क्या हो गया, एक इनफॉर्मल वे हो गया पैसे लेने का।
फॉर्मल वे क्या है, बैंक्स है, बट ये ऐसा नहीं कि इलीगल है, ये लीगल है, बट ये इनफॉर्मल है, इसलिए बस मैंने इसको ऐसे समझा है। इसके बाद ये इसके डिसएडवांटेजेस मैंने बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये इलीगल है। नेक्स्ट इज फॉर्मल। तो यहाँ पे बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जिसको बोलते हैं, नाबार्ड। अब नाबार्ड यहाँ पे क्या हो गया, आप लखनऊ से अगर हो तो लखनऊ में आप नाबार्ड यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, तो आप इसको एक बार विजिट कर सकते हो। कहाँ? ये पावर हाउस लखनऊ में, ये नाबार्ड बैंक खुला हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है वो देखते हैं, ठीक। ये सारे बैंक्स अपने अपने लेवल्स पे वर्क करते हैं। लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स, एक क्या हो गया, छोटे से एरिया में एक बैंक खुल जाएगा जो किसान के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लाइक उनको लोन प्रोवाइड कर देता है, उनको अच्छे अच्छे लो टैक्स पे, लो इंटरेस्ट पे उनको पैसे प्रोवाइड कर देता है। बैंक्स होते हैं उनके सेविंग के लिए, उनका जो भी सोशल सेव करते हैं। लाइक जो मैंने से फर्स्ट यूनिट में जो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, वो सारे बैंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि एक रीजन में खुला रहेगा, जो इन दोनों बैंक्स को कॉर्पोरेट करेगा, इनसे टच में रहेगा और लोगों से डायरेक्टली भी टच में रहेगा फॉर देयर हेल्प। अब देखो यहाँ पे नाबार्ड का सबसे मेन काम आता है, नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो बैंक ओनली फॉर क्या होता है, ओनली फॉर फार्मर्स, ये बैंक है हमारा। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको आप इम्पोर्टेंट है याद कर लेना। बर्थ ऑफ नाबार्ड देखो यहाँ पे क्या है, एक कमेटी थी, श्री बी सेवा रमन, इन्होंने पार्लियामेंट में अप्रूवल दिलाया इसको 1981 में। लॉन्च कब हुआ, अगले साल ही लॉन्च हो गया 1982 में, पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा। फंक्शंस यहाँ पे इसको नाबार्ड के क्या थे, प्रोवाइड लोन, सेविंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लाइक यहाँ पे अगर आपको रोड्स बनवाने हैं गांव में, ठीक है, फ्लैट्स बनवाने हैं, घर बनवाने हैं, ठीक, कोई कुआं बनवाना है, नल्स लगवाने हैं, तो ये सारी क्या होगी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। नाबार्ड क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है गाँव को, सेविंग्स प्रोवाइड करता है किसानों को, और लोन भी देता है किसानों को। ये फुल्ली फोकस्ड है किसान के हेल्थ हेल्थ और जो भी किसान के लिए जो भी लोन वगैरह, उनको ट्रैक्टर चाहिए, जो भी चाहिए, वो नाबार्ड प्रोवाइड करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको प्रोवाइड करके देता है। नेक्स्ट इज एनजीओज एंड सीबीओज। अब देखो एनजीओज क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये होते हैं एनजीओज। इसका फोकस क्या होता है, सीबीओज का भी आई गेस यहाँ पे क्या था, फुल फॉर्म था, कॉमन, आई गेस ये बस एक छोटे लेवल पे काम करता है। सीबीओ का भी मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, बट आप इसको सर्च कर लेना। एनजीओ का मतलब एक छोटा सा एक सब पार्ट होता है सीबीओ, ठीक। एनजीओ क्या होता है, एक फुल्ली फंक्शनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बड़े लेवल पे काम करता है। और सीबीओ क्या होता है, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी पे काम करता है, ठीक है। तो आई गेस हाँ, ये कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। सो कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये फोकस करता है, उसकी नीड्स और पर्टिकुलर जो भी उसको बेसिक नीड्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है। और एनजीओ कहता है ब्रॉड सोशल पे, लाइक पॉवर्टी, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे हमारा वर्क करता है। फंडिंग इसकी कैसे होती है, डोनेशन से होती है और सेल्फ सब्सक्रिप्शन पे होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कोई हमने आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं स्ट्रे डॉग्स को और स्ट्रे एनिमल्स को। तो क्या बोलते हैं, आप डोनेट करो और आपका इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सीबीओज क्या होता है, एक पर्टिकुलर थिंग पे काम कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप एक एनजीओ की बात करें तो एनजीओ क्या हो गया, लाइक पीटा, ये पीटा और ओवन वर्ल्ड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं कि जो भी क्रुएलिटी हो रही है एनिमल्स पे वो रुक पाए। तो आप देख रहे होगे सीबीओस क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करेगा, बट एनजीओ क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड वाइड ये अपना फैला हुआ है पीटा ऑर्गेनाइजेशन, और ये वहाँ पे काफ़ी इसको सीरियसली भी लोग लेते हैं, तो ये वहाँ पे वर्क करता है ऑल ओवर वर्ल्ड पे। इसकी फंडिंग कैसे होती है, डोनेशन से होती है। और इसकी फंडिंग कैसे होती है, लाइक सेल्फ सब्सक्रिप्शन, इस पे कोई अगर ऐड होना चाहता है तो कुछ अमाउंट देके इसमें ऐड हो सकता है, और कुछ अगर डोनेट करना चाहता है वो डोनेट भी कर सकता है। और डोनेशन में क्या होता है, वो कोई भी इंडिविजुअल आके डोनेट करके पैसा चला जाता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑलरेडी हमें पता है कि ये छोटे मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, मतलब छोटे छोटे लोग एक मेंबरशिप कर लेते हैं,
एक्टिविटीज में क्या होती है, सेविंग्स होते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, पीयर सपोर्ट होता है। बेनिफिट इसका देखो क्या होता है, एम्पावरमेंट होता है इसमें, सेक्शनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, कम्युनिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट इज यूनिट 4 हमारा आ गया यहाँ पे, विच इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर, तो बोलते हैं एचआरडी। एचआरडी मिनिस्ट्री आपने सुना होगा, ठीक। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे रूरल सेक्टर में इसको डेवलपमेंट करना है, तो इनहेंसिंग स्किल्स नोन, ठीक है, हेल्थ एक्सेट्रा, ये इसका बेसिक क्या होता है, ये एरिया होता है जिसपे इसको वर्क करना होता है। इम्पॉर्टेंट फॉर विलेजर्स, अब इसको विलेजर्स को ये इम्पॉर्टेंट कैसे है एचआरडी, तो वो समझो, और मनी, ठीक, जिसको मनी प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर, हेल्थियर लाइफ्स, ठीक, टीडीएस एंड टैगोजेनेसिस, ये सारे चीज़ इसको प्रोवाइड करते हैं। बेटर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अनलॉक पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ठीक, ये सारी चीज़ें एचआरडी मिनिस्ट्री हमारी प्रोवाइड करती है फॉर रूरल एरिया। नाउ हेल्थ फेयर्स लगते हैं, वर्कशॉप होते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है एचआरडी के द्वारा। इसकी नीड्स क्या है, ठीक है, न्यू जॉब मिल सके लोगों को, स्किल्ड वर्कफोर्स हो जाए, ठीक है। अब ऐसा देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई गांव का एक आदमी है तो उसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो शहर में जाके क्या करेगा, पहले तो खुद को एडजस्ट करेगा एनवायरनमेंट में, फिर जाके वो काम करेगा। बट अगर स्किल्ड वर्कफोर्स होगा, स्किल्ड रहेगा, तो वो जाके डायरेक्टली काम कर सकता है, और उसी इन्हेंसमेंट, उसी क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी से काम करेगा जिस एफिशिएंसी से एक नॉर्मल इंसान सिटी का कर सकता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स होता है, वहाँ पे इसको ट्रेन करना एचआरडी को। इनोवेशन प्रोवाइड करता है, इनोवेशन के लिए इंकरेज करता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, बेटर एट एवरीथिंग, ठीक, मतलब कि हर जो के एरियाज होते हैं, जो कॉमन चीज़ें होती है उसको बेटर करता है, मतलब जो भी पॉसिबल हो सकता है उसमें बेटर चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर कोई अगर सिलाई कर रहा है, कोई अगर बेसिक हैंडलूम का काम कर रहा है, तो उसको उसको बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, तो उस पर वो ध्यान देता है एचआरडी। एलिमेंट्स इसके क्या हो गए, एलिमेंट्स और डायमेंशन, ज़्यादातर आपको डायमेंशन पूछा जाएगा, और अगर एलिमेंट्स आ जाए तो भी आप यही लिख के आए। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स और डायमेंशन में हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये चीज़ें हो गई इसकी डायमेंशन। न्यूट्रिशनल स्टेट्स, ठीक है, मेजरमेंट टूल, एक तो हो गया एंथ्रोपोमेट्रिक, और इसको बीएमआई भी बोल सकते हैं, बायोकेमिकल, इसको हम सैंपल्स बोलते हैं। नाउ पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन पिरामिड्स, पॉपुलेशन पिरामिड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड्स। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझा दे रहा हूँ। अब अगर आ जाए तो इसको बना के भी चले आओगे, तो अगर आप एग्जामिनर ये डायरेक्ट देखेगा तो भी आपको अच्छे खासे नंबर दे देगा, जस्ट फॉर कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लेवल्स डिवाइड करोगे, ठीक है, हो गया पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब यहाँ पे मेजरमेंट टूल देखो, यहाँ पे क्या है, बीएमआई और सैंपल्स। अब यहाँ पे बी एचआरडी मैंने पढ़ा यहाँ पे, तो एचआरडी का मतलब क्या हो गया, इसको क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है, ठीक। तो डेवलपमेंट उनका हेल्थ का भी तो होना चाहिए, तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट होता है, टूल होता है, जिससे बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है हर एक इंडिविजुअल का, और उनका हेल्थ कैसा है वो यहाँ पे एचआरडी अपना एनालाइज करती है, और उसी पे वर्क करती है। ऐसा तो नहीं कि लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं लोग यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, कुछ इशू है, तो बीएमआई यहाँ पे उनका कैलकुलेट किया जाता है कि उनको फूड कैसा मिल रहा है, उनको फूड में अच्छे न्यूट्रिशन प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं। बायोकेमिकल, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स, ये सारे सैंपल्स लिए जाते हैं ताकि उनको अच्छी लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकें, बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, ठीक। अब पॉपुलेशन पोजीशन क्या होता है कि ऐसा देखते हैं कि कैसा उनका मतलब वो रह कैसे रहे हैं, कितने एज पे उनका मतलब वो ठीक है डेथ हो रही है, कितने लोग बर्थ ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे पिरामिड्स आप देखोगे तो ये दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होगा, एक साइड मेल का हो जाएगा, एक साइड फीमेल का हो जाएगा, और यहाँ पे एजेस होंगे, ठीक। तो ये एज हो गया, और जैसे जैसे एज जाओगे उनका जितना छोटा होता जाएगा उतना मतलब उनका एज का वो कम होता जाएगा स्पैन। तो इस तरह से इसको पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। इसको हम मार्किंग कर सकते हो मेल फीमेल, ठीक। यहाँ पे एज अपना डाल सकते हो, एजेस, और इसको कम करते हुए आप जा सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक 36 ईयर, 67 ईयर, ये सारे पॉपुलेशन हो गए। तो इस तरह से आप इसको अगर ऑनलाइन एक बार देख लोगे उससे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट यूनिट हमारी क्या है, यूनिट 5, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन
एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या होता है, बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, यानी कि रूरल एरिया है तो ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस शुरू होगा। तो इसका गोल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल, ठीक है, एंड स्लो अर्बन माइग्रेशन। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक ही लाइन में मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इसका गोल क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खेती पे डिपेंड करें लोग, कि अगर खेत बर्बाद हो गया तो उनके पास पैसे ही नहीं आ रहे, तो साइड बाय साइड कुछ और भी सीखते रहें और वहाँ से भी उनको अर्निंग हो। तो इसलिए रिड्यूस कर सके रूरल एग्रीकल्चर को और उनका डेवलपमेंट कर सकें। ट्रेडिशनल तो अप्रोच हो, लाइक ट्रेडिशनली उनको सब कुछ यहाँ पे देखना है और उनका ऐसा ना हो कि ट्रेडिशनल जो हो ख़त्म हो जाए, तो भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट इज स्लो अर्बन माइग्रेशन, यानी कि जो शहर जा रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको कम किया जा सके, क्योंकि सिटीज़ में भी लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो सिटीज़ का वो खराब हो जाएगा इन्वायरमेंट, खराब इन द सेंस वहाँ पे लोग ज़्यादा आ जाएंगे, रिसोर्सेज कम रहेगा तो उनको डेली की बेसिक नीड्स पूरे नहीं होंगे। कितने लोग शहर में आके डेली एक टाइम का खाना खाते हैं और वो पैसे सेव करते हैं, ठीक है, वो और उनको पता है कि चीज़ें महंगी है, बट अगर गांव में हो जाएंगी तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बट वो गांव में ना जाके शहर में आना आना चाहते हैं। बिकॉज जैसे अगर आप मान लो कोई अगर जाता है, लाइक कोई अगर यूएई में काम करता है, ठीक, यूएई में क्या हो गया, एक एक दिरहम का कितना रुपए हो गया, एक दिरहम का मान लो यहाँ पे 20 to 25 रुपीज़ यहाँ पे मिलता है। अब 20 to 25 रुपीज़ अगर मिल रहा है तो उसी हिसाब से वहाँ पे चीज़ें भी महंगी है। और अगर यही चीज़ इंडिया में आ जाओ तो 20 रुपीज़ में अगर आपको वहाँ पे अगर एक दिरहम का कोई मिल्क मिल रहा है तो वही 20 रुपीज़ इंडिया में दे के ले लो, ठीक। कोई यहाँ पे वो तो है नहीं डिफरेंस। ऐसे ही एग्रीकल्चर एरियाज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल चीज़ें सस्ती होती हैं, लाइक सब वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सस्ती होती है, तो लोगों को लगता है कि हमारी अर्निंग कम हो रही, बट वही चीज़ अगर वो चीज़ शिफ्ट कर दें, ये चीज़ें सप्लाई कर दें शहर में, वही चीज़ें ऑर्गेनिक के नाम पर वो 2x 3x टाइम पे सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उनको नहीं पता होती है, इसलिए वो अर्बन माइग्रेशन करते हैं। और इसको स्लो डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक बिजनेस हम वहाँ पे सेटअप करें जो चीज़ें सेल कर पाए वो बाहर जाके, और वो अच्छी जनरेशन इनकम की कर सकें वहीं पे रहते हुए। देखो अब यहाँ पे गांधीयन अप्रोच आ जाता है, वो क्या है, स्वराज। स्वराज का मतलब क्या है, कि सब कुछ सेल्फ सफिशिएंसी। आपने देखा होगा स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। हमारे भगत सिंह जो थे फ्रीडम फाइटर, वो बोलते थे नहीं हमें स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब क्या था, स्वराज का मतलब ये था कि वो उनको चाहिए कि वो सब कुछ, मतलब कि उनका रूल, उनका एरिया, उनका लॉ, मतलब कि वो कहते हैं कि नहीं, कहते हैं ना कि मेरा घर मैं चाहे जैसे रहूँ, माई रूल माई लाइफ, ठीक। तो वो चीज़ें इसको बोलते हैं स्वराज। तो फोकस ऑन विलेज सेल्फ सफिशिएंसी। कॉटन इंडस्ट्री को ये मॉडर्नाइज करो, ठीक है, गांधीयन अप्रोच था ये। डिसेंट्रलाइजेशन करो, नॉन वायलेंस और फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये की पॉइंट मैंने याद भी नहीं था, तभी मैंने बताया था कि गांधी है मतलब नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस तो आना ही आना था। जहाँ भी गांधी अप्रोच आ जाए, गांधी का आइडियोलॉजी आ जाए, आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख के भर करके आ सकते हो। नेक्स्ट इज चैलेंजेस। और यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, कॉम्पिटिशन विथ लार्ज स्केल। अगर स्मॉल बिजनेस आपको क्रिएट करना है तो लार्ज स्केल पे इसका ऑलरेडी कंपटीशन होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। मॉडर्नाइजेशन में आपको इशू आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस। अब देखो गांव में क्या होता है, लाइट नहीं आती। अब आपने मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, बिल्डिंग्स बना ली, फैक्ट्री सेटअप कर लिए, ठीक है, अब वहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही, कितना जनरेशन आप और करोगे। अगर आप पेट्रोल से या डीजल से भी जनरेशन को ऑन करोगे, बिजली बनाओगे, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन ही उतना नहीं होगा जितना आपको यहाँ पे डीजल खर्चा करना पड़ेगा, तो उसमें भी इशू है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस में भी दिक्कत आ सकती है। नाउ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा पैसे यहाँ पे नहीं लगने चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब कि लेबर इंटेंसिवनेस होना चाहिए, मतलब कि वो ज़्यादा काम करने के लिए लेबर्स जो लोग हो तैयार हों। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि हमें पहले ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करो उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। सिंपल होना चाहिए, आपको वक्त दिया गया है, काम करो। नेक्स्ट इज अप्रोचेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्मॉल स्केल इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस,
होने चाहिए, लोअर कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, मतलब कैपिटल कम लगना चाहिए, लेबर अच्छे होने चाहिए, मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव। स्मॉल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, सिंपल ऑपरेशन होने चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए और रिपेयर होना चाहिए टाइम टू टाइम। लेबर सेविंग होना चाहिए कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि लेबर सेविंग इसका मतलब क्या है, आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव का ये मतलब नहीं कि लेबर मतलब इंसानों से ज़्यादा काम कराने लगो। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि कम लेबर से ज़्यादा काम आप ले सको। तो मतलब यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट में यहाँ पे मतलब इसके सेकंड पॉइंट में समझ आ रहा होगा, लेबर इंटेंसिव के बाद लेबर सेविंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। अब मान लो कोई एक खेत है, कोई उसको काट रहा है, ठीक, तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक, 2 घंटे लग रहे हैं हाथ से काटने में। एक आपने ट्रैक्टर ले आया और वहाँ पे उसने आपने थ्रेशर लगा दिया, और वो यही काम क्या करेगा, 10 मिनट में पूरा साफ करके चला जाएगा, और आपको गेहूँ अलग करके दे देगा, और उसका जो छिलका होता है वो अलग करके दे देता है, जो अब बाकी आपका उसमें काम आ जाता है, यानी कि कैटल्स को फीड करने में। तो आपको इसने दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी 10 मिनट में। तो कितना टाइम और एफिशिएंसी सेव हो गई आपकी। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे लेबर सेविंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। सोशली बेनिफिशियल होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में क्या किया, पेड़ को काट दिया, फील्ड को बर्बाद किया, ऑर्गेनिक जो यहाँ पे फार्मिंग होती थी उसको उड़ा के वहाँ आपने केमिकल फार्मिंग चालू कर दी, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और क्वालिटी डिक्रीज हो गई। ऐसा नहीं करना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका मतलब क्या है, एस्टैब्लिश बिजनेस इन रूरल एरियाज। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा पहली लाइन से। बेनिफिट्स इसके क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, इनकम का ग्रोथ होगा, एम्पावरमेंट मिलेगा, और क्या होगा, प्रिजर्वेशन होगा, ट्रेडिशन का प्रिजर्वेशन भी होगा। प्रॉब्लम्स इसमें क्या आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, पावर सप्लाई जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, कम्युनिकेशन का हो सकता है, मान लो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, आपको समझ में नहीं आती, आपको नॉर्मल हिंदी समझ में आती है, आपको वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। कोई रीजनल लैंग्वेज अवधि बोल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ट्रांसपोर्ट का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको रोड्स अच्छे होने चाहिए वहाँ पे, ठीक, ताकि वहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके क्रॉप्स का और मार्केट प्लेस तक के आने जाने का। फाइनेंस अच्छे होने चाहिए, बैंक से ऐसा ना हो कि पैसे लेके चली जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। मार्केट एक्सेस होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्किल डेवलप होना चाहिए लोगों का। कंपटीशन जो होगा, कंपटीशन होगा अगर, तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसका क्या है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करें इन द सेंस लोन प्रोवाइड करें, मार्केट एक्सेस अच्छा हो, यानी कि रोड अच्छे हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, और प्रमोशन हो, प्रमोटिंग रूरल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो रूरल के प्रोडक्ट्स है लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने बोला, एक हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, इसको प्रमोट करें। सो इसको बोला जाता है रूरल प्रमोटिंग रूरल प्रोडक्ट्स। नाउ वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। बेनिफिट इससे क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो हर जगह आपको लिख के आ रहा है, सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है आपको, अब तक सब कुछ समझ आ गया होगा इसका क्या पैटर्न क्या है। जॉब क्रिएशन में, और क्या होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, रोल मॉडल ये बन सकते हैं, अगर कोई वुमेन है वो काम कर रही है, वो जनरेट कर रही है, तो क्या हो गई, वो रोल मॉडल हो गई, लेकिन अदर वुमेन कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रोल मॉडल्स हो गए, इंक्रीज डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है, वो वुमेन जो है कोई डेलिकेटली कोई बिजनेस हैंडल करना है तो वुमेन कर सकती है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है एम्पावरमेंट का, और उनके वर्क एरियाज का, उनके स्ट्रेंथ का, तो डाइवर्सिटी यहाँ से आ जाएगी। चैलेंजेस क्या हो सकता है, एक्सेस टू फंडिंग। अब देखो वुमेन है, तो उनको फंड देने के लिए क्या करते हैं, बैंक थोड़ा कतराते हैं, लाइक अगर कल को ये नहीं दे पाए तो कोई वर्क करके भी नहीं दे पाएंगे वुमेन, ठीक है, तो ऐसा उनका माइंड सेट आइडियोलॉजी होता है गाँव में, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस टू फंडिंग, फंडिंग के लिए एक्सेस नहीं होता। वर्क लाइफ बैलेंस, अब उनको घर भी संभालना है, बाहर भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस उसका नहीं हो पाता, तो वहाँ पे उनको चैलेंजेस आएगा। सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो लोग क्या सोचते हैं कि ये वुमेन है, ये नहीं कर पाएंगे कुछ, बट अगर कर लेते हैं तो वही मॉडल बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं। तो यहाँ पे सोशल नॉर्म्स स्टीरियोटाइप्स हैं, उनसे उनको लड़ना पड़ेगा। मेंटोरशिप नहीं उनको प्रोवाइड होती जल्दी, नेटवर्किंग में इशू आती है, लोग ज़्यादा इधर उधर जा नहीं पाते, ठीक है, एक्सेस नहीं होता, सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड बिजनेस स्किल्स, ठीक, अब वहाँ पे उनको मार्केटिंग में दिक्कत आती है, और बिजनेस को स्किल्स को ग्रैब करने में दिक्कत आती है। सो नेक्स्ट इज स्मॉल बिजनेस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर स्मॉल बिजनेस,
तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स है लाइक मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, PGTMSE, तो आप याद रखोगे, ठीक है। GST, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ये सारे क्या हो गए, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हो गए। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बना दिया तो वहाँ पे मार्केट प्लेस से एक्सेस हो गया, और क्या हो गया, जो भी हमारा फार्मर था वो हैप्पी हो गया, बिकॉज उसका वहाँ पे पैसा सेव हो रहा है, मनी सेव हो रहा है, डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है उसको मार्केट प्लेस का। इम्प्रूव इंटरनेट एक्सेस, और इंटरनेट का एक्सेस भी वहाँ से उसको मिल जाएगा। वाई बी नीडेड, हमें इसको नीड क्या है, ऑब्वियस बात है, जॉब्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिड्यूस माइग्रेशन, स्कोप एक्सेट्रा। तो ये सारी थी हमारी पूरी यूनिट 1 से लेके 5, इसको मैंने 11 पेजेस में कंप्लीट कर दिया है। तो आई गेस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। होपफुली इफ यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो दिस इज मी साइनिंग ऑफ, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए शॉर्ट्स में, तो आप नीचे कमेंट कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। तो लाइक कर देना जरूर, प्रकाश सोनी। अगर आपने फॉलो नहीं किया है इंस्टा पे, सो यू कैन फॉलो मी देयर। और अगर आप अगर भी चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, और शेयर मार्केट अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, TCS वगैरह के लिए पढ़ना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना है, सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल, और यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे अगर आप मेंटरशिप लेना है पर्सनली, सो यू कैन ज्वाइन कोर्स। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप ऐड होके नॉर्मली पढ़ सकते हो और अपना गाइडेंस ले सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।